जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अशोक महान की चर्चा करने जा रहे हैं। माना यह जाता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 3 लोगों को महान की श्रेणी में रखा जाता है। आप सिकंदर महान की चर्चा सुनते हैं। सिकंदर का भी प्रभाव भारतीय इतिहास में रही है। सिकंदर महान, अशोक महान और अकबर महान, इन 3 राजाओं के साथ महान शब्द का उल्लेख मिलता है। बाकी अन्य किसी भी शासक के साथ महान शब्द नहीं आपको देखने को मिलती। तो आज हम बात करेंगे अशोक महान के ऊपर। अशोक महान को देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, बुद्धिशाक्त के नाम से भी पुकारा जाता है। आपको याद होगा कि देवनाम प्रिय का अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय, और प्रियदर्शी का अर्थ होता है अत्यधिक खूबसूरत। आपको ये मालूम होगा कि देवनाम प्रिय शब्द का उल्लेख जो है वो दीपवंश और महावंश नामक पुस्तकों में देखने को मिलती है, और भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी शब्द का उल्लेख मिलता है, और बुद्धिशाक्त शब्द का उल्लेख जो है वो मास्की अभिलेख में मिलती है। मास्की अभिलेख कर्नाटक में। आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि अशोक के मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक है। मौर्य वंश की नींव जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी, और ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही संपूर्ण भारत को एकीकृत करने की कोशिश की। एकीकृत राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत भी चंद्रगुप्त मौर्य के कारण ही भारत में संभव हो पाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी ऐतिहासिक काल 322 बीसी से 298 बीसी तक था, 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का भारत में शासन देखा जाता है, और 273 बीसी से लेकर के आप 232 बीसी तक अशोक महान को भारत में शासन करते हुए देखेंगे। तो अशोक महान की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अशोक ने संपूर्ण भारत को जीता, और संपूर्ण भारत में अफगानिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता था। आप देखोगे अफगानिस्तान भी शामिल था, भूटान भी शामिल था। जिस अखंड भारत की चर्चा अशोक के शासनकाल में मिल रही है, उस भारत की जो विस्तृत क्षेत्र की अध्ययन की जाए तो वो बहुत व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ देखा जाएगा। अशोक की चर्चा इसलिए भी की जाती है क्योंकि अशोक के प्रारंभिक जीवन और बाद में कलिंग युद्ध के उपरांत एक परिवर्तित जीवन आप देखेंगे कि जिस अशोक को प्रारंभिक दिनों में चंडाशोक के नाम से जानते, चंडाल के समान, चंडाल के सदृश राजा कहा जाता है, कि अशोक जितने क्रूर थे उसके साथ साथ उतने ही कुरूप थे। मतलब ये है कि जब बात की जाती है अशोक के प्रारंभिक जीवन की, तो बतलाया जाता है कि अशोक की माता शुभदांगरी ने जब अशोक को जन्म दिया और बिंदुसार ने पहली बार अशोक को अपने गोद में ली, तो अशोक के त्वचा का रंग देखकर और शारीरिक के बनावट को देखकर के बिंदुसार ने अशोक को, उस छोटे से नन्हे से शिशु को उसने जमीन पे पटक दी, ये कहते हुए कि ये किस प्रकार का कुरूप बच्चा आया है। और कुरूपता का दंश हमेशा झेलते रह गए अशोक। कभी उनके पिता का प्यार उन्हें हासिल नहीं हो पाया। अशोक के अंदर सारी प्रतिभाएं थी। माता के द्वारा हर प्रकार के लालन पोषण के हर सुविधाओं को पहुंचाने का कोशिश किया गया था, लेकिन पिता का प्यार कभी भी अशोक को नहीं मिलता है। तो प्रारंभिक दिनों की जो पितृत्व प्यार होता है उससे वो अशोक महरूम रहते हैं। इस चीज़ को भी आपको नज़र रखनी होगी। कहते हैं कि अशोक के पिता बिंदुसार ने कई शादियां कर रखी थी,
जिससे बिंदुसार को कुल 1 से 1 पुत्र प्राप्त हुए थे। और बिंदुसार के जो सबसे प्रिय पुत्र थे उनका नाम था सुसीम। क्या नाम था? सुसीम। इस चीज़ को याद रखेंगे क्योंकि सुसीम ही वो शख्सियत है जिसको अंततः मार डालने के बाद अशोक ने पूर्णतः शासन करने में सफलता हासिल की थी। प्रारंभिक कहानी आपको याद होनी चाहिए कि अशोक के पिता बिंदुसार हैं। माता के रूप में धम्मा की भी उल्लेख मिलती है, लेकिन पूर्ण रूपेण आपको याद होना चाहिए शुभदांगरी का, क्योंकि यही वह महिला है जिनके गर्भ से अशोक उत्पन्न हुए थे। इस चीज़ को याद रखिए। पत्नी कई पुस्तकों में कई जगहों पे असंधिमित्रा का भी उल्लेख मिलती है, महादेवी की भी उल्लेख मिलती है, पद्मावती का भी उल्लेख मिलता है, तिसरक्षिता का भी उल्लेख मिलता है। कारुआकी का इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम उभर के आता है क्योंकि प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की पत्नी के रूप में कारुआकी का नाम मिल रही होती। इसीलिए आपको अगर पूछ दी जाए 2 चीज़ें, अशोक के पिता बिंदुसार, अशोक की माता शुभदांगरी, अशोक की पत्नी कारुआकी। आप ये भी जानते हैं कि अशोक की 2 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। और जो रासतरंगिणी आपकी पुस्तक है, उस रासतरंगिणी पुस्तक में अशोक के एक पुत्र जालोक के नाम का भी उल्लेख मिलता है। और आपको ये भी याद होगा कि प्रयाग स्तंभ लेख में तीवर नाम के पुत्र का भी उल्लेख मिलता है, जो अशोक के पुत्र के रूप में प्रयाग स्तंभ लेख में तीवर का नाम उल्लेख है। तो यहाँ 2 चीज़ों को याद रखनी होगी कि अशोक के पुत्री 2 है, एक का नाम है संघमित्रा, दूसरी चारुमती। पुत्र का नाम जो है कुणाल एवं महेंद्र। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पहले याद करने की कोशिश करनी होगी। कहते हैं कि अशोक जब बाल्यावस्था में थे और बाद के दिनों में जब वो युवा हो जाते हैं और कई प्रकार के विधाओं में पारंगत हो जाते हैं, तो एक दिन बिंदुसार ने अपने सभी संतानों के बीच में एक परीक्षण कार्यक्रम आयोजित की कि आने वाले भविष्य में बिंदुसार का उत्तराधिकारी के रूप में उनके किस पुत्र को सबसे योग्य माना जाएगा। यानी आने वाले दिनों में कौन वो पुत्र होगा जिसे मगध का सम्राट बनने का गौरव हासिल हो पाएगी। यहाँ याद रखिएगा कि बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे और आजीवक संप्रदाय से संबंधित होने के कारण जो आपके राजनीतिक गुरु हैं उनका नाम पिंडली वंश था। यानी कि याद होनी चाहिए कि पिंडली वंश की उपस्थिति में सभी युवराजों के बीच में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। और बिंदुसार ने जब ये पूछा कि आप हमें ये बतलाइए कि हमारे सभी पुत्रों में आने वाले भविष्य में कौन सम्राट बनेंगे, तो कहा जाता है कि पिंडली वंश ने अपने जान की सुरक्षा के ख्याल से नाम बतलाने के बजाय सांकेतिक रूप से ये संकेत दिया कि आपके युवराजों में जो सबसे उत्कृष्ट आसन पे बैठा हो, जिसकी सबसे बेहतरीन नीतियां अभी परिलक्षित हुई हो, उसे ही आने वाले दिनों में भारत का सम्राट बनने का मौका हासिल हो पाएगा। इस बात को अशोक ने अपने लिए समझा और अपनी माता से ये कहा, जब माता ने पूछा कि आज होने वाले परीक्षण में हमारे जो पुरोहित हैं उन्होंने किस का नाम लिया, तो उन्होंने बोला माता, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सबसे ऊंचे आसन पर मैं बैठा था क्योंकि मैं हाथी पर सवार होकर गया था और मेरी आसन भी सबसे अच्छी थी। इसीलिए भविष्य में
मगध का सम्राट बनने की दायित्व मेरी है। लेकिन देखोगे आप कि बिंदुसार अपने सुसीम के प्रेम में आसक्त थे और वो किसी भी परिस्थिति में मगध का शासक अशोक को बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। कहा जाता है कि एक बार आपके तक्षशिला में अमात्यों के द्वारा विद्रोह कर दी जाती, जिस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा जाता है। अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए जाते हैं और यहाँ ये भी बतलाया जाता है कि अशोक के साथ जाने वाले सैनिकों के पास हथियारों की भी भारी कमी थी। जानबूझ करके हथियारों की आपूर्ति कम की गई थी। ये बिंदुसार की एक साजिश थी कि अशोक किस प्रकार से तक्षशिला के विद्रोहियों को दबा पाएगा बिना हथियारों के। लेकिन कहते हैं कि अशोक ने हथियार की अनुपलब्धता के बावजूद भी, पुस्तकों में तो कुछ बौद्ध पुस्तकों में इस बात का उल्लेख है कि धरती फाड़ करके अशोक ने हथियारों की प्राप्ति की थी और तक्षशिला के विद्रोहियों का दमन किया था। तक्षशिला के विद्रोहियों का दमन करने के कारण अशोक को उज्जैन का शासक या उज्जैन का राज्यपाल बना दी गई थी। आपको दूसरी पंक्ति याद रखनी है कि उज्जैन के गवर्नर हैं अशोक, मगध के सम्राट हैं बिंदुसार, सुसीम बिंदुसार के सबसे प्रिय पुत्र हैं। अचानक दूसरी बार तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न हो जाती है और इस बार बिंदुसार ने सुसीम को तक्षशिला के विद्रोहियों के दमन के लिए भेजा। कहते हैं कि सुसीम तक्षशिला के विद्रोहियों को दमन करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उसी समय बिंदुसार की तबीयत खराब हो जाती है। अब बिंदुसार की तबीयत खराब होने के बाद बिंदुसार ने अपने जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम आप सब कोई जानते हैं कि राधागुप्त के नाम से उल्लेखित हैं, क्योंकि राधागुप्त से उन्होंने कहा कि आप सुसीम को पाटलिपुत्र आमंत्रित कीजिए, क्योंकि मेरी स्थिति बिल्कुल नाजुक है और मैं चाहता हूं कि मगध का सम्राट उसे घोषित कर दूं। लेकिन राधागुप्त जो अशोक के सबसे प्रशंसकों में से शामिल थे, इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य ने की थी, उसी प्रकार की कार्य अशोक के लिए राधागुप्त ने की। राधागुप्त ने सुसीम को पाटलिपुत्र आने के लिए खबर तो भिजवाया, लेकिन काफी देर से, और अशोक को उसने पाटलिपुत्र आमंत्रित कर लिया। बीमार बिंदुसार ने जब राधागुप्त से ये पूछा क्या सुसीम आ गए, तब राधागुप्त ने ये कहा कि सुसीम तो नहीं आए, लेकिन उज्जैन से राजकुमार अशोक यहां उपस्थित हैं और मेरा मानना है कि अशोक को सम्राट घोषित तत्काल कर दी जानी चाहिए, और जब सुसीम आएंगे तब सुसीम का राज्याभिषेक भी कर दिया जाएगा। कहते हैं कि सुसीम तक्षशिला के विद्रोहियों के दमन में लिप्त हैं। बिंदुसार की तबीयत खराब है। अशोक बिंदुसार के समक्ष उपस्थित हैं। बिंदुसार ने जब अशोक का राज्याभिषेक का आदेश देने से इनकार कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में अशोक ने स्वतः मगध का ताज अपने सिर पे सजाते हुए कहा कि मैं सबसे पराक्रमी और सबसे योग्य युवराज होने के नाते मगध का उत्तराधिकारी का वास्तविक वारिस हूं और मगध पर शासन करने का मेरा अधिकार है। अब बिंदुसार के न चाहने के बावजूद भी अशोक मगध के सम्राट हो जाते हैं। सुसीम वापस आ रहा होता, जब उसे इस बात की जानकारी होती कि अशोक सम्राट हो चुके हैं, और अशोक न केवल सम्राट हो चुके हैं बल्कि एक से एक जो भाइयों का समूह था अशोक के साथ,
उसमें से उन्होंने 99 भाइयों की हत्या भी कर दी। यानी 99 भाइयों की हत्या करने के उपरांत एकमात्र भाई जो सुसीम थे उनका इंतजार हो रहा था, और सुसीम को भी एक षड्यंत्र के तहत राधागुप्त प्रधानमंत्री ने एक जो आपके युद्ध कौशल का परिचय देते हुए एक गड्ढे में आपके सुसीम को गिरा करके उसमें कई प्रकार के अस्त्र थे जो जिसके कारण से सुसीम की हत्या हो जाती है और अंततः भारत के मगध के ये सम्राट पूर्णतः स्थापित हो जाते हैं। दो चीजें यहां नजर आनी चाहिए। 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु होती है और राज्याभिषेक 273 बीसी में ही हो जाना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि 4 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा था सुसीम उनके भाइयों के साथ अशोक की। कितने 273 बीसी से आप देखोगे कि 269 बीसी तक, यानी 4 वर्षों तक अशोक और सुसीम तथा उनके भाइयों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के कारण 269 बीसी में वास्तविक रूप से अशोक मगध के सम्राट के रूप में अपना राज्याभिषेक करवा पाते हैं। याद कीजिए, अशोक अब शासक बन बैठे और शासक बनने के बाद अशोक की क्रूर तो वो थे ही, आपको ये पहले ही हम बतला चुके हैं कि अशोक जितने ज़्यादा क्रूर थे उससे कई ज़्यादा वो क्रूर थे। शासक बनने के बाद उनका चाल और चरित्र बिल्कुल बदल सा जाता है। और कहानी तो ये है कि अशोक अपने हरम में, क्योंकि क्रूरता के कारण जो उनकी आमोद प्रमोद के लिए महिलाएं हुआ करती थी हरम में, वो भी उनके करीब नहीं आना चाहती थी। एक बार ऐसा अशोक महसूस करते हैं कि आमोद प्रमोद के लिए जो महिलाएं हैं उनके हरम में, उनके रानीवास में, उन महिलाओं में से कई महिलाएं उनसे दूर दूर रहना चाहती है, जिससे उस क्रूर अशोक को इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है कि 60 से ज़्यादा हरम की महिलाओं को उसने जिंदा जला देने का आदेश दे दिया। आप समझ सकते हैं कि जिस अशोक के अहिंसात्मक रवैये को और धम्मा की नीति को हम सभी जानते हैं। प्रारंभिक कहानी ये है कि हरम की 60 महिलाओं को बस इस बात के लिए कि वो उनके नज़दीक आना पसंद नहीं करती, उनको जिंदा जला दी जाती है। ये अशोक की प्रारंभिक कार्य है। आप दो चीज़ों को देखोगे, अशोक सत्ता में है और सत्ता का विस्तार करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अखंड भारत के वास्तविक सम्राट बनने को इच्छुक हैं। लेकिन कलिंग उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा है और अपनी सत्ता के 8 वर्ष के बाद, यानी अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष में 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण की। कहा जाता है कि कलिंग के राजा जो थे वे थे नंदराज। कुछ चीज़ें अवास्तविक भी हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आप देखोगे कि जालियांवाला बाग का वास्तविक नेता आज तक नहीं ढूंढ पाए, हम लोग हंसराज का उल्लेख कर देते हैं। उसी प्रकार से कलिंग युद्ध में वास्तविक कौन लीडर थे जिसके खिलाफ अशोक और अशोक की सेना ने इतनी बड़ी युद्ध की थी। लेकिन माना यह जाता है कि कलिंग युद्ध के दौरान कलिंग के राजा जो थे वह थे नंदराज। तो 261 बीसी में, आपको याद होनी चाहिए, 261 बीसी में अशोक ने कलिंग विजय की कोशिश की और कलिंग विजय के दौरान युद्ध काफ़ी लंबी अवधि तक चलता रहा और उस लंबी अवधि के दौरान अशोक के हृदय में भी कई प्रकार की व्यथाएं उभरती रही और उनको ये महसूस होता रहा कि समृद्धि और सुख की तलाश में हम कितने हिंसक हो उठे हैं। और अंततः जब ये बिगुल बजाया जाता है
कलिंग विजय का, तो उस समय अशोक इतने दुखी हो चुके थे कि वो पाटलिपुत्र जब वापस आते हैं तो उन्होंने रणभेदी की जगह अब धम्मा विजय की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अब हम युद्ध के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहेंगे, हम धम्मा की नीतियों के माध्यम से। धम्मा, आपको मालूम होगा कि अशोक के ऊपर बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पूर्व से ही हो चुकी थी। यहाँ पर दो कहानी याद रखना होगा आपको कि सुसीम के पुत्र थे जिनका नाम था निर्ग्रंथ, और जब अशोक शासन के चौथे वर्ष में थे तो निर्ग्रंथ एक बौद्ध सन्यासी के रूप में अशोक के दरबार में पहुंचा था, और अशोक ने निर्ग्रंथ को यह कह के कि आप जिस आसन पे बैठना चाहिए आप उस आसन पे बैठें, और कहते हैं कि निर्ग्रंथ की सादगी और आप निर्ग्रंथ के विचारों से प्रभावित होकर के अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गए थे प्रारंभिक। लेकिन निर्ग्रंथ के बाद मोगली पुत्र तिस का भी नाम उभर के आता है, जिनके प्रभाव में आने के बाद आपके ये बौद्ध धर्म से अत्यधिक लगाव महसूस करने लगे थे। लेकिन अंततः बतलाया ये जाता है कि कलिंग युद्ध के दौरान जो भयंकर रक्तपात हुई थी और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और कहते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा लोग जो हैं उससे बर्बाद हुए थे, नुकसान हुआ था। तो जब वो व्यथित होकर के युद्ध मैदान में शोकाकुल थे तो उसी दौरान एक बौद्ध सन्यासी उपगुप्त गुजर रहे थे, और व्यथित और दुखी सम्राट को देख करके उन्होंने पूछा, क्यों सम्राट आप क्यों व्यथित हो? तो उन्होंने बोला कि हम किस सुख की तलाश में इतने बड़े रक्तपात कर बैठे, मेरा हृदय बार बार मुझे झकझोर रहा है, रुला रहा है। तब उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म के शरण में जाने की सलाह दी, और कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में प्रवर्तित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो है उपगुप्त का है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश की बात कर रहे हैं, धम्मा विजय की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको धम्मा विजय से संबंधित नीतियाँ, इनके विभिन्न प्रकार के शिलालेख, उन शिलालेख में जारी की गई राज्यादेश, फिर आप देखोगे कि किस प्रकार के आपके कहाँ से इनके शिलालेख, वो बृहद शिलालेख हो या लघु शिलालेख हो या प्रस्तर शिलालेख हो, कहाँ से प्राप्ति होती है, इस पर हम लोग बात कर पाएंगे। और फिर हम ये भी दिखला पाएंगे कि अशोक के बाद इनके किस पुत्र को राजगद्दी प्राप्त हो पाती है। तो आज बस इतना याद रखने की कोशिश कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2-4 चीज़ें, अशोक 273 में राज्याभिषेक नहीं करवाकर 269 BC में करवाते हैं, सुसीम की हत्या होती है। इनके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राधा गुप्त होते हैं। आप ये भी देखेंगे कि उपगुप्त के प्रभाव में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। आप ये भी देखोगे कि किस प्रकार से नंदराज के विरुद्ध में इन्होंने कलिंग युद्ध की थी। आपको याद होना चाहिए कि ये प्रियदर्शनी भी थे, आपके देवनाम प्रिय भी थे, बुद्ध शाक्य भी थे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1915 ईस्वी में जो मास्की अभिलेख है जो कर्नाटक में, वहाँ इनकी पूर्ण अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ इनके अशोक नाम की भी चर्चा देखने को मिल रही है, तो वो मास्की अभिलेख में मिल रही है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इनके अभिलेख को सर्वप्रथम जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था उसको पढ़ने में सफलता हासिल की थी। यानी अशोक की लिपियों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वो जेम्स प्रिंसेप थे, एक अंग्रेज विद्वान। किस वर्ष में, तो 1837 में। तो ये सबसे छोटा वीडियो होगा मेरा, लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ एक एक पॉइंट याद रखो आप, क्योंकि दूसरी वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को फिर से शामिल कर देंगे और कंप्लीट हो जाएगी आपके अशोक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे ये आपका होगा कि आने वाले किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जाएं। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय।